हेलो फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाई फिजिक्स इज अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। अक्सर हम फिजिक्स के साथ चैलेंजिंग सब्जेक्ट वाली टर्म क्यों यूज करते हैं, समाज में फिजिक्स को एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट क्यों माना जाता है, स्टूडेंट्स के अंदर फिजिक्स का फियर क्यों है, क्यों स्टूडेंट्स फिजिक्स से स्केयर होते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट स्केयर्ड फ्रॉम द फिजिक्स। व्हाई, व्हाट आर द रीजन, व्हाट इज द बेसिक कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज, इसके पीछे कॉज क्या है। तो अगर हमें किसी भी डिसीज का इलाज करना है तो पहले हमें उसे डायग्नोस करना होगा, उसके बारे में पता लगाना होगा, उसका कॉज पता लगाना होगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे कि फिजिक्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट क्यों है, इसको समझेंगे, इसके क्या रूट कॉजेज हैं, कहाँ पर हम लैक कर जाते हैं और कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत एडवांटेजियस होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आएंगे और 11th वाले बच्चे जो 12th में जाएंगे। सो फ्रॉम माई पास्ट 10 year experience, school life teaching experience, I learned a lot things and I'm going to share some of the things with you which will help you definitely. So first cause is understanding the concept. आप कहेंगे कि सर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कैसे चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए, बुक रीड करना और कॉन्सेप्ट को समझना दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट टास्क है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप फिजिक्स को एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं कर पाएंगे, आप उसके साथ फेमिलियर नहीं हो पाएंगे, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो फिजिक्स के साथ अगर कंफर्टेबल होना है तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा और वो भी इन डेप्थ समझना होगा। अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है, जब आप क्लास में हैं, जब आपकी क्लास में प्रेजेंस है, तो आपने क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट होना ही है, मेंटली भी प्रेजेंट होना है। While the teacher is teaching some concept, आपका concentration उस concept को समझने में होना चाहिए। जितना बेस्ट आप दे सकते हैं, आपको अपने concentration को डाइवर्ट नहीं होने देना है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर क्वेश्चंस है, आपने लर्न कर लिया और वो आपने जाके एग्जाम में अपीयर किया। ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जो भी है, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है तो वो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और कोशिश करिए जब आप क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उससे पहले आप उस टॉपिक को रीड करके जाएं, क्योंकि जब आप टॉपिक रीड करके जाएंगे देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय द क्लास। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो मूवी रिलीज करने से पहले जो भी प्रोड्यूसर है वो मूवी का ट्रेलर देता है ताकि वहां पर सस्पेंस क्रिएट हो सके, ताकि वहां पर ऑडियंस में क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके। जब वो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जैसे कोई भी मूवी है, उसमें एक्शन मूवी है, तो एक्शन मूवी में वो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाते हैं, अपनी बेस्ट क्लिप्स को शो करते हैं ताकि जो ऑडियंस है उसमें क्यूरियोसिटी आ सके। अब यहाँ पर कोई एनसीईआरटी एज अ प्रोड्यूसर आपको मूवी नहीं दिखाएंगे, बट उन्होंने एक टेक्स्ट बुक दी है, आपके फेवर में दी है। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी बुक है तो आपके टीचर जो भी टॉपिक अगली क्लास में कराने जा रहे हैं, आप उसे अगर क्लास में जाने से पहले एक बार रीड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो डाउट्स आएंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और वही जो डाउट्स हैं वही आपकी क्यूरियोसिटी बनेगी। जब तक आपके वो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे उस कॉन्सेप्ट को टीचर से समझ के, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तब तक आपको नहीं लगेगा कि हमने जो मूवी के टिकट में पैसा लगाया है वो वसूल हो गया है, या जो हमने टाइम दिया है, जो हमने एनर्जी स्पेंड की है वो हमारी वसूल हो गई है। तो आपने करना क्या है, जो भी टॉपिक टीचर कराएंगे उस टॉपिक को पहले एक बार थोरोली रीड कर लेना है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से जो भी टीचर ने आपके रेफर की है। और जब आप क्लास में जाएंगे तो आपने
उस टॉपिक को ध्यान से समझना है और अपने टॉपिक्स के डाउट्स को भी उसी समय क्लियर करना है। अब इसमें एक और बात आती है कि टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, 30 से 50 बच्चे, 40 बच्चे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 30 to 50 स्टूडेंट्स, नंबर वेरी कर सकता है, बट टीचर की जो टीचिंग है वो सबके लिए कॉमन होती है। टीचर हमेशा यही कोशिश करता है वो क्लास के सबसे स्लोएस्ट स्टूडेंट के साथ मूव करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्लास में डिफरेंट IQ लेवल के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और उनका समझने का लेवल भी सबका अलग अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग स्किल थोड़े से वीक हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और न्यूमेरिकल जब बनाने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस लेवल की नहीं होती है, तो वहां पर क्या है, वहां पर प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्ट तो समझ लिया बट जब न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने लगे सॉल्यूशन नहीं आ रहे, तो वहां पर बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसमें कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना कि मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहे। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करना है। जब आप सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो 1 by 1 आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा और आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और आप उसे और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जब मैं बोल रहा हूँ उसके साथ मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, स्किल। स्किल जो है वो टर्म एक ऐसी टर्म है जिसको आप एनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं बाय डूइंग अ रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करना जानते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमें जो कार ड्राइविंग के लर्निंग सेंटर्स होते हैं वो आपको 1 वीक की ट्रेनिंग देंगे, बट उसके बाद आप पर डिपेंड करता है आप कार को किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या 1 मंथ में एक बार लेके जा रहे हैं। अगर 1 मंथ में एक बार चलाएंगे तो आपका वो फियर कभी नहीं निकलेगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपको देखना नहीं होगा कि स्टीयरिंग कहाँ पर है, गियर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, बनाना पड़ता है अपने आप को, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम उस पर्टिकुलर चीज को टाइम देंगे, एक्टिविटी को टाइम देंगे, सब्जेक्ट को टाइम देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तभी ये बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर पसीना आ रहा है, फैन क्यों नहीं चला रहे हैं? फैन इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि फैन की नॉइज से फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी और हमारे जो बीच में कम्युनिकेशन अभी चल रहा है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। सो ये डिस्टर्बेंस को हमें नेग्लेक्ट करना है, इस तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, इसके अंदर जो चैलेंजिंग टास्क आती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है स्पेशली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैथ्स स्किल्स। ये दूसरा स्किल है, दिस इज अ मैथ्स स्किल, ओके। सो जो मैथ्स स्किल है ये भी आपकी एक डिफरेंट टास्क है, ओके। अच्छा सुनिए, तो जो मैथ्स स्किल की हम बात कर रहे हैं, अब मैथ्स स्किल में क्या प्रॉब्लम होती है? आप बोलोगे जी सर हम तो मैथ्स अच्छा आता है, 10th क्लास तक हम तो बहुत अच्छा मैथ करते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 10th क्लास के मैथ्स में नहीं है, प्रॉब्लम 11th क्लास के फिजिक्स के अंदर यूज होने वाले मैथमेटिकल टूल्स में है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो भी नहीं है, प्रॉब्लम उसमें बस ये है कि जो मैथमेटिक्स आपने 10th क्लास तक यूज किया है उसका बहुत ही माइन्यूट पार्ट आपका 11th के फिजिक्स में यूज होने वाला है, या जो आप 11th क्लास के मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे वो वाला पार्ट भी आपका फिजिक्स के मैथमेटिक्स में बहुत माइन्यूट लेवल पे यूज होने वाला है। मेजर क्या यूज होता है? मेजर यूज होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस जिसे हम बोलते हैं, वेक्टर्स। तो ये वाला पार्ट कहाँ स्टडी करेंगे? ये पढ़ते हैं हम 12th क्लास के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा उसके अंदर। बट यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी टीचर है, फिजिक्स के टीचर हैं, वो पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स टीच करते हैं, वो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया देते हैं, एसआई यूनिट्स के बारे में, क्वांटिटीज के बारे में, मतलब जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो आपको पहले से समझाते हैं। तो उन मैथमेटिकल टूल्स को, स्पेशली कैलकुलस के ऊपर आपको अपना 100% देना है। कैलकुलस जो है वो बिल्कुल मतलब बेस्ट टूल है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और देखिए होता क्या है मैथ्स स्किल में, जैसे मैं कह रहा था आपसे,
मान लीजिए एक बच्चा है जिसको 20 तक टेबल लर्न है, एक बच्चा है जिसको 20 तक टेबल लर्न नहीं है। अब आ गया 19 नाइन्जा। अब जो 19 नाइन्जा जिसको टेबल लर्न है वो तो डायरेक्ट लिख देगा, बट जिसको लर्न नहीं है वो क्या करेगा, वो तो 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा। अब जब वो 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा दैट विल कंज्यूम द टाइम, वो टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर जो रेस है वो तो टाइम की है, कौन कम समय में ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। इसी को तो बोल रहे हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसकी पावर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, आउटपुट कितना दे रहा है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। तो टाइम तो लिया लेकिन आउटपुट आया नहीं, तो फिर वहां पर एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए हमारे मैथ्स स्किल्स अच्छे होने जरूरी हैं। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, फिजिक्स को रेगुलर टाइम नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। 6 आवर्स का स्कूल है, 1 आवर का ट्रेवलिंग टाइम हो गया, 30 मिनट्स का लंच हो गया। अब उसके बाद 4 जैसे ही बजते हैं तो ट्यूशन क्लासेस हैं या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। 4 to 8 का वहाँ पर आपने बैच ज्वाइन किया है, 8 का ज्वाइन किया या 7:30 का ज्वाइन किया, 9 बजे, 8:30 बजे, 8:30, 9 आप अपने घर आएंगे। उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या एनर्जी लेवल आपके अंदर होगा, कितना टाइम आप आगे दे पाएंगे। आप स्कूल के वर्क को कंप्लीट करेंगे या असाइनमेंट्स, मॉड्यूल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप कितना अपने आप से जस्टिस कर पाएंगे। थिंक अबाउट इट, बी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकली सोचिए आप कितना इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, आप क्या टाइम दे पाएंगे। रेगुलर आप 2 आवर्स दे पाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम है ही नहीं। टाइम तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल में चला गया, ट्रैवलिंग में चला गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी स्किल है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे, कैसे आप स्कूल के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, कैसे आप जो है अपने इंस्टीट्यूट्स के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, कैसे आप अपने बैकलॉग्स को क्लियर करेंगे, ये सब आपने देखना है। कैसे आप रेगुलरली अपने प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो हम चले जाते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस की तरफ। हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, प्रैक्टिस कम होगी तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑटोमेटिकली फॉल डाउन करेगा। आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक चैलेंजिंग जो होता है, वैसे जो थोड़ा सा मेरे साथ भी है, मेमोराइजेशन। मेमोरी के अंदर फार्मूलाज को फीड करना, जो मेमोरी के अंदर फार्मूलाज को फीड करना, याद रखना, रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी मेमोरी रिटेंशन अच्छी है ना तो आपके पास क्या है, फार्मूला माइंड में है। फार्मूला माइंड में है, क्वेश्चन पढ़ा, सिचुएशन आ गई समझ में, कॉन्सेप्ट पता चल गया कौन सा लगाना है, फार्मूला निकाला, माइंड से लगाया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। बट अगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर फार्मूला ही याद नहीं है, फार्मूला को मेमोरी में रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा। पहले अगर मैं जैसे एज अ टीचर मैं तो जैसे डेरिवेशंस मेरे को पता है तो मैं पहले कॉन्सेप्ट जो फार्मूला है उसको माइंड में डराइव कर लेता हूँ, बट दैट विल कंज्यूम ऑल्सो टाइम, वो भी टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन क्या होगा कि जैसे स्टूडेंट है आप, तो आपको मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको डेरिवेशन प्रिपेयर हो सारे टॉपिक्स की या नहीं हो, आप फार्मूला बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बट अगर फार्मूला नहीं बना पाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे। तो मेमोरी रिटेंशन अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी रिटेंशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप रेगुलर उन फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे तो भी आप इस पर पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स को स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते हैं। जब फिजिक्स लैब में टीचर एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स को सिंसियरली सीरियसली नहीं करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स को बहुत लाइट लेते हैं, जबकि फिजिक्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। सो जब भी आप फिजिक्स लैब में जाएं, केमिस्ट्री लैब में जाएं, इवन बायो लैब में जाएं, कंप्यूटर साइंस लैब में जाएं, किसी भी लैब में आप जाते हैं, आपको उन टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझना है, उनके पीछे के प्रोसेस को समझना है, उनके क्या डेली लाइफ यूजेस हैं उनको समझना है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो आपने देखना है, क्या क्या उसके अंदर हमने लीस्ट काउंट्स रखे हैं, क्या हमने उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया है, वो सभी आपने ध्यान से समझना है। क्योंकि जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फिर एक जो फिजिक्स स्टूडेंट की लाइफ में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती है, कुछ समय बाद आती है, वो प्रॉब्लम है एंजाइटी।
एंजाइटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या रीज़न है उसका? देखिए, जैसे मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो हम कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन तो है नहीं कि हमने जंप किया और हम ऊपर पहुंच गए। ये तो कार्टून की दुनिया में ही होता है ना। लेकिन रियलिटी में क्या है, जब आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो आपको स्टेयर्स का यूज करना पड़ेगा। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप सीधा फर्स्ट स्टेयर से सीधा 10th स्टेयर पे जंप कर जाएंगे। पहले आप फर्स्ट स्टेयर पे जाएंगे, फिर आप सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फिफ्थ पे जाएंगे, तब आप जो है आगे अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अभी होता क्या है, जब 10th क्लास से स्टूडेंट 11th में आता है, तो जो स्टार्टिंग का फेज है उसको वो बहुत ज़्यादा लीनियंट वे में ले लेते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर्स को अंदर जो अटेंशन उनको देना चाहिए ना, उस लेवल का अटेंशन वो नहीं देते हैं। मैथमेटिकल टूल को वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं बच्चे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की आपको बात बता रहा हूँ। तो अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स एक लेडर की तरह इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको चैप्टर 1 क्लियर है तो आप चैप्टर 2 को समझ पाएंगे, चैप्टर 2 आपको क्लियर है तो आप चैप्टर 3 को समझ पाएंगे, चैप्टर 3 क्लियर है तो आप चैप्टर 4 को समझ पाएंगे, क्योंकि चैप्टर 4 में थर्ड का यूज होगा, थर्ड में सेकंड का यूज होगा, सेकंड में फर्स्ट का यूज होगा, और फर्स्ट में मैथमेटिकल टूल का यूज होगा। अगर आपने एक भी स्टेयर को बीच में मिस कर दिया तो आपके गिरने के चांसेस हैं, आपके गिरने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को लीनियंट वे में नहीं लेना है, आपने पूरा अपना बेस्ट देना है हर टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपने टॉपिक्स समझे हैं, लेडर में, स्टेयर्स में प्रॉपर्ली आप स्टेप्स रख रहे हैं, तो आपको फिर घबराने वाली बात नहीं है। बट होता क्या है कि स्टार्टिंग के चैप्टर जब मिस कर देते हैं, जब चैप्टर 6, 7, 8 आ जाता है, तो वहां पर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से तो जाएगा, ग्राउंड लेवल पे आपने काम ही नहीं किया। तो हमें ग्राउंड लेवल पे भी काम करना है। हमें स्टार्टिंग के चैप्टर से ही फिजिक्स को सीरियस लेके चलना है। वी हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फर्स्ट चैप्टर से ही समझना है, कहीं पर भी हमें लीनियंसी नहीं फॉलो करनी है। अगर आपका चैप्टर 1 क्लियर है तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली चैप्टर नंबर 2। तो अब होता क्या है वहां पर कि मान लीजिए पहले 5 चैप्टर्स बच्चे ने ध्यान से नहीं समझे हैं, चैप्टर 6 जब वो सॉल्व करने लगे तो वहां पर वो पहले वाले चैप्टर 5 तक के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो यूज होने लगे, बट चैप्टर 5 तक के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर नहीं है। तो फिर क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं तो वो समझ में नहीं आते। फिर वहां पे जाके बच्चा जो है एंग्जाइटी फील करने लगता है, डिप्रेशन में आने लगता है। फिर उसको वर्ड्स बच्चे जो यूज करते हैं ज़्यादातर, हमें फिजिक्स समझ नहीं आती, या फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो होना ही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हमें डे 1 से ही इसको सीरियस लेके चलना है, क्योंकि एंग्जाइटी होने के बाद ना जो मोटिवेशन का लेवल होता है वो सडनली फॉल डाउन करता है, और मोटिवेशन लेवल फॉल डाउन करेगा तो उसके बाद उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों के लिए मैंने देखा है लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन वो जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं या जो सेम मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग से इंग्लिश लिया है मीडियम ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर हिंदी एज अ मीडियम ऑफ सब्जेक्ट लिया है, या कोई भी उनका रीजनल लैंग्वेज लिया है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये तो माइनर है, अगर इसको प्रॉब्लम आई भी तो इसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर एफर्ट लगाएं। सो आई होप जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं कि फिजिक्स कैसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप इन पॉइंट्स पर वर्क करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन सब्जेक्ट फिजिक्स, और इसके बाद आपको फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगर आपको और इसमें सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स लिख के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स लव चैनल। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।